आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे स्लेव मेंटालिटी यानी गुलाम मानसिकता की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को फॉलो करें, रेट करें और पॉडकास्ट सुनने के बाद अच्छा लगे तो शेयर भी करें। गुलामी और भक्ति में बहुत बारीक सा अंतर है। इस बारीक अंतर को ना समझने की वजह से कोई भी आपको बुरी तरह ठग सकता है। डिवोशन, लॉयल्टी, आइडियोलॉजी या रिश्तों की दुहाई देकर गुलामी की पुड़िया खूब बेची जा रही है और बिक भी रही है। हम कॉर्पोरेट्स की गुलामी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की गुलामी कर रहे हैं, ब्रांड्स की, प्रोडक्ट्स की, आइडियोलॉजी की, आइडेंटिटी की, यहां तक कि अपने अब्यूसिव पार्टनर और रिलेटिव्स की भी गुलामी कर रहे हैं। स्लेवरी के इस अनडिक्लेयर्ड और मॉडर्न वर्जन को साइकोलॉजिकल स्लेवरी कहा जाता है। ये आदिकाल से चली आ रही स्लेवरी से अलग है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्लेवरी इस बात का प्रमाण है कि इंसान के भीतर कहीं ना कहीं स्लेव और मास्टर दोनों के अवशेष बाकी हैं। इसमें हैरानी की कोई बात भी नहीं है। सिर्फ 100 साल पहले तक इंसान के लिए गुलामी करवाना और गुलामी करना दोनों एकदम सामान्य बात थी। स्लेवरी का इतिहास ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास जितना ही पुराना है। स्टडीज बताती हैं कि इंसान जब तक एक घुमंतू शिकारी रहा होगा तब तक उसे शायद गुलामों की जरूरत नहीं पड़ी हो। लेकिन जैसे ही उसने खेती शुरू की और वो बस्तियां बसाने लगा, इंसान को दूसरे मनुष्यों के श्रम की जरूरत महसूस हुई। तो जिनके पास बल था, बुद्धि थी, ज्ञान था, वो मालिक बन गए और जो निर्बल, अज्ञानी और साधनहीन थे वो गुलाम बना दिए गए। इतिहास में हम देखते हैं कि करीब करीब हर कालखंड में और लगभग हर सभ्यता में गुलामों और स्वतंत्र लोगों के दो अलग अलग वर्ग होते थे। इस नजरिए से देखें तो स्लेवरी इंसान के सर्वाइवल का एक जरिया बना, लेकिन इसके चलते एक इंसान दूसरे इंसान की संपत्ति बन गया। आदमी और औरतों के शोषण को फॉर्मलाइज कर दिया गया और गुलामों की खरीद बिक्री ने एक बड़े कारोबार का रूप ले लिया। स्लेव ट्रेड आधुनिक काल तक जारी रहा है। इंसान को पता था कि गुलामी करवाना इंसानियत की शान में एक बड़ी गुस्ताखी है। इसके नतीजे आखिरकार बुरे ही होंगे। गुलामों की जिंदगी नर्क में जीने के बराबर थी। इसलिए ताकतवर वर्ग ने गुलामी को जातियों, नस्लों और भौगोलिक सीमाओं से जोड़ दिया। नतीजा, गुलामों के बच्चे पैदाइशी गुलाम बना दिए गए और स्वतंत्र वर्ग से गुलामी करवाना वर्जित कर दिया गया। धर्म और राजतंत्र ने दासता को ज्यादातर वैधता ही दी है। स्लेवरी के खिलाफ रिएक्शंस हुए, लेकिन प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक गुलाम अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा रहे। फिर आधुनिक युग में जैसे जैसे मशीनों ने मानवीय श्रम पर निर्भरता कम की, स्लेवरी की आर्थिक जड़ें कमजोर होने लगी। फ्रांस, ब्रिटेन और पुर्तगाल जैसे साम्राज्यवादी देशों में आंदोलन हुए। अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1926 में लीग ऑफ नेशंस ने स्लेवरी कन्वेंशन ट्रीटी बनाई और आखिरकार 2 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने स्लेवरी को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी घोषित किया और इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। लेकिन ठहरिए, अलग अलग अनुमान के मुताबिक आज भी दुनिया भर में 3 करोड़ तक लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसे मॉडर्न स्लेवरी कहा जाता है। इसमें सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड और फोर्स्ड लेबर, घरेलू गुलाम और अलग अलग तरह की मिलिशिया के गुलाम शामिल हैं। ये सारे काम अब गैर कानूनी हैं, लेकिन धोखा देकर, दबाव बनाकर और डरा धमकाकर ये सब कुछ किया जा रहा है। सार ये है कि भले गुलामी को मानवता के खिलाफ अपराध और पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, भले अब बाजारों में इंसान की बोली नहीं लगती हो, बिक्री ना होती हो, लेकिन ना तो आदमी के मन से गुलामी करने और गुलामी करवाने की मानसिकता गई है और ना इंसान की जिंदगी से वो परिस्थितियां गई हैं जो गुलामी करती और करवाती है। साइकोलॉजिकल स्लेवरी के नज़ारे हम रोज देखते हैं।
मगर सिर्फ दूसरों के, अपने नहीं। अपनी गुलामी को हम चॉइस, आइडियोलॉजी और भक्ति का नाम देकर ढकते हैं। तो चलिए खोलते हैं गुलाम मानसिकता यानी स्लेव मेंटालिटी की जन्म कुंडली। गुलामी की मानसिकता और साइकोलॉजिकल स्लेवरी को समझने समझाने के लिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में अक्सर स्टॉकहोम सिंड्रोम की चर्चा की जाती है। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा हुआ है। 1973 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में फरलॉ पर छूटा हुआ एक सजा याफ्ता मुजरिम बैंक में घुस आया। उसने बैंक के वॉल्ट में ही 3 महिलाओं और 1 पुरुष यानी 4 बैंक कर्मचारियों को होस्टेज बना लिया और सरकार से फिरौती की मांग शुरू कर दी। अपने एक साथी को जेल से निकालकर अपने पास बैंक में मंगवाया। सरकार से पैसे लिए, हथियार लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स मंगवाए, अपने लिए कार मांगी और कहा कि उसे पूरा माल और होस्टेजेस को साथ लेकर सुरक्षित बाहर निकलने दिया जाए। पुलिस ने कहा कि वो कार लेकर अपने साथी के साथ निकल जाए, उसे होस्टेजेस को ले जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। किडनैपर ने स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलोफ वॉल्मे से बात की, एक पुलिस अफसर के हाथ में गोली मार दी, एक अफसर को कुर्सी पर बिठाकर उससे गाना गवाया। किडनैपर्स ने खुद गाना गाया। ये ड्रामा 5 दिन तक चला। ये स्वीडन में क्राइम की ऐसी पहली घटना थी जिसे लाइव टीवी कवरेज मिली। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट इसी घटना से प्रेरित है। पुलिस ने बैंक के वॉल्ट में ड्रिल करके छेद बना दिया और टीयर गैस अटैक कर 1 घंटे में अपराधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। किसी भी होस्टेज को कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। तो ये थी एक असफल डकैती की कहानी। स्टॉकहोम सिंड्रोम की कहानी इसके बाद शुरू होती है। इस केस में जो 4 लोग बंधक बनाए गए थे वो सब के सब किडनैपर्स के साथ हो गए थे। यहां तक कि एक महिला होस्टेज को किडनैपर्स की कैद में रहते हुए जब प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला तो उसने पुलिस और सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि किडनैपर और होस्टेजेस को छोड़ दिया जाए। कोर्ट में होस्टेजेस ने किडनैपर्स के खिलाफ गवाही देने तक से मना कर दिया। एक महिला होस्टेज को किडनैपर से प्रेम हो गया और दूसरी ने अपराधियों की कानूनी लड़ाई के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी। ये घटना लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक रिसर्च का विषय बनी रही और बंधक बनाए गए लोगों की इस उल्टी मानसिकता को मनोवैज्ञानिकों ने स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम दिया। स्टॉकहोम सिंड्रोम विकट परिस्थितियों और ब्रेन वॉशिंग का नतीजा बताया गया। सुनने में यह विचित्र लगता है, लेकिन चाइल्ड अब्यूज के शिकार बच्चों, बर्बाद हो चुके रिश्तों में फंसी औरतों, अब्यूसिव फैमिली में फंसे लोगों का भी यही हाल है। माफिया, टेररिस्ट और नक्सलाइट्स के इलाकों में रहने वाली अधिकांश आबादी स्टॉकहोम सिंड्रोम का मुजाहिरा करती है। ये लोग उन्हीं की गुलामी करते हैं जो उनके अपराधी हैं। असल में स्टॉकहोम सिंड्रोम हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का ही दूसरा नाम है। जब विक्टिम की जिंदगी कल्प्रिट की मेहरबानी पर निर्भर हो और वो जिंदा बच जाए तो उसमें कल्प्रिट के प्रति ही ग्रैटिट्यूड पैदा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्लेव को अगर थोड़ी सी भी आजादी दे दी जाए तो वो इसके लिए ग्रेटफुल फील करेगा और ग्रैटिट्यूड दिखाएगा। इसी तरह परिवारों में निराश हो चुके विक्टिम्स अपने अब्यूज और कंट्रोल करने वाले के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, अपने अब्यूज को छिपाने या सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यहां तक कि अगर कोई उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करे तो इसे निगेटिवली लेते हैं। इस इमोशनल ट्रैप से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। रिसर्च स्टडीज ने साइकोलॉजिकल स्लेवरी पैदा करने वाली 4 टिपिकल सिचुएशंस की पहचान की है। पहला, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई खतरा दिखाई दे, फिजिकल या साइकोलॉजिकल खतरा, और यह विश्वास हो जाए कि सही में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। दूसरा, जिससे खतरा है उससे थोड़ी सी राहत मिले, उदारता या करुणा मिले और विक्टिम में प्रशंसा के भाव जग जाए। तीसरा, बाहर के लोगों से अलगाव का भाव पैदा हो जाए, यानी ऐसे लोग पराये लगने लगें जो इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। और चौथा, यह विश्वास भी हो जाए कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों का नतीजा साइकोलॉजिकल स्लेवरी हो सकती है।
जैसा कि स्टॉकहोम बैंक रॉबरी केस में हुआ था। अब यहां से चतुर सियानों, ठगों, मक्कारों और पैसे और पावर के पीछे पागल व्यक्तियों का रोल शुरू होता है। किसी दूसरे देश में बैठा एक कट्टरपंथी लीडर धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर युवाओं को ब्रेन वॉश करता है, उन्हें हथियार थमाकर आतंकवादी बना देता है और ये लड़के अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, सुसाइड बॉम्ब बन जाते हैं। एक अपराधी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए तो उसी इलाके का नेता बन जाता है जहां उसने सारे जुर्म किए। उसके खौफ में जीने वाले लोग उसके जयकारे लगाने लगते हैं। वो अपने विरोधी की हत्या करवा देता है और लोग इसे जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हालात बदल ही नहीं सकते। राजनीतिक पार्टियां जनता को एक दूसरे का भय दिखाती हैं, जनता में फूट डालकर आपस में एक दूसरे से लड़वाती हैं, एक दूसरे से डराती हैं, एक दूसरे से नफरत करना सिखाती हैं और लोग उन्हें सत्ता सौंप देते हैं। पब्लिक के पैसों की चौतरफा लूट होती है, लेकिन लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। खैरात के तौर पर छोटी मोटी चीजें बांटी जाती है तो लोग जयकारे लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हालात बदल ही नहीं सकते। लोगों को डराकर दवाइयां बेची जाती है, सप्लीमेंट बेचे जाते हैं, टीके बेचे जाते हैं और लोग उन्हें खाकर, उन्हें लेकर निहाल हुए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बिना सेहतमंद रहना मुश्किल है। सस्ता और मुफ्त का माल बांटकर लोगों की आदतें बिगाड़ी जाती हैं ताकि उस माल की मोनोपोली खड़ी की जा सके, आदत डलवाई जा सके और लोग उस मोनोपोली को ग्लोरीफाई करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मोनोपोली में ही रहना उनकी नियति है। खेती, शिक्षा, कला, मनोरंजन, खेलकूद, ऐसे उदाहरण जीवन के हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। जरूरत है इस पैटर्न को समझने और उसे तोड़ने की, ताकि बतौर इंसान हमने लाखों साल के संघर्ष के बाद जो आजादी हासिल की है वो सही मायनों में बरकरार रहे। तो चलिए स्लेव साइकोलॉजी के कुछ सिग्नल्स को समझते हैं। खतरा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खतरा। जब एक इंसान खतरा महसूस करता है तो वो उम्मीद की तलाश करता है और जहां बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद दिखाई देती है उधर चल देता है। बड़े बड़े खतरे से छोटी मोटी राहत। आपको अब्यूज करने वाले छोटी छोटी राहत देते हैं ताकि विक्टिम को लगे कि भले कल्प्रिट में लाख बुराई हो लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं है। नतीजा, विक्टिम अब्यूजर से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड कर ले और इस बात के लिए ग्रेटफुल हो जाए कि वो अब तक जिंदा है। जस्टिफिकेशन। विक्टिम क्रिमिनल बिहेवियर को जस्टिफाई और रैशनलाइज करने की कोशिश करे। विक्टिम पूरे मन से क्रिमिनल को इमोशनली सपोर्ट करे, अपने पेन से ज्यादा क्रिमिनल के पेन को फील करे। प्रेज। एक विक्टिम क्रिमिनल को प्रेज करता है, उसे गुड ह्यूमर में रखना सीख लेता है ताकि वो अनरेस्ट और वायलेंस से बचा रहे। वो अब्यूजर्स को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता। वो किसी भी कीमत पर अपनी शांति को भंग नहीं होने देना चाहता। दुर्भाग्य से ये स्थिति अब्यूजर को और मजबूत करती है। वो ज्यादा पावर और कंट्रोल हासिल करते जाता है। आइसोलेशन। अब्यूजर विक्टिम का दिल जीतने के बाद उसे आसानी से आइसोलेट करके रख सकता है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी मदद ना कर पाए। इससे विक्टिम इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि ये उसकी नियति है जो किसी भी हालत में बदल नहीं सकती। अगर कोई इस तरह की साइकोलॉजिकल स्लेवरी में फंस जाए तो उसके लिए बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, निकलना असंभव भी हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्लेवरी का फंदा सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि इकोनॉमिकल, लीगल और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। चाहे सोशल रिलेशनशिप हो, पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, साइकोलॉजिकल अब्यूज के खतरे हर जगह हैं। साइकोलॉजिकल स्लेवरी की जटिलता को समझना ही बचाव का एकमात्र उपाय है। इससे आप अपना बचाव तो कर ही सकते हैं, इसी में यह संभावना भी है कि एक विक्टिम की मदद की जा सके, उसके साथ कनेक्शन को बरकरार रखा जाए, उसके सेल्फ एस्टीम को मजबूत किया जाए और सही मौका आने पर उन्हें आजादी का दरवाजा दिखाया जा सके। नमस्कार।